एनवीसी का अभी हम एक काम देख लिए। तो एनवीसी क्या किया, हैंडल को मैग्नेट करके इसको पकड़ कर रखेगा ताकि ऑपरेटर इसमें खड़ा रहने की जरूरत नहीं है। और ये हैंडल जब इसमें आके माने टच करेगा तो इसका मैग्नेटिक पावर सफिशिएंट हो गया होगा और ये हैंडल को स्प्रिंग टेंशन से अगेंस्ट से माने मैग्नेटिक पावर ज़्यादा होकर ये इसको टच कर लेगा इधर, और ये हैंडल अभी बैक नहीं आएगा। तो एनवीसी का एक काम हो गया अभी होल्डिंग कॉइल, उसका मतलब ये अभी होल्ड किया। दूसरा चीज अब देखिए, समझिए एनवीसी और क्या करता है। जब ये हैंडल आके इस पे टच करके अभी मोटर चालू है, मान लीजिए मोटर अभी चालू कंडीशन में है और इस परिस्थिति में पावर सप्लाई चला गया, मेन पावर सप्लाई अभी मान लीजिए फेलियर हो गया आपको। तो मेन पावर सप्लाई अगर फेलियर हो गया तो ये हैंडल अभी जिस परिस्थिति में चलते टाइम किस परिस्थिति में आपने देखा, यहां आके रुका था। दैट मीन्स स्टार्टिंग रेजिस्टर सर्किट से पूरा रिमूव, डायरेक्टली मेन सप्लाई आर्मेचर को मिल रहा है और शंट फील्ड तो ऐसे ही एनबीसी के थ्रू में आ रहा है। तो इस शंट फील्ड को जो एनबीसी के थ्रू में आ रहा है, थोड़ा ये एनबीसी का कंस्ट्रक्शन पे आपको हम समझा देते हैं। एनबीसी में क्या होता है, एक मैग्नेटिक कोर रहता है, आयरन का कोर रहता है, उसका ऊपर कुछ कॉपर सुपर एनामेल वायर को हमने वाइंडिंग करके रखे गए हैं और इसका ऊपर जो रखा गया तार सुपर पूरा फाइन तार है, इसमें बहुत माने थीन तार है इसमें और थोड़ा लार्ज टर्न्स का होता है। ध्यान रहे एनबीसी का कंस्ट्रक्शन हुआ फाइन वायर मतलब थीन वायर मोर टर्न्स, थोड़ा टर्न्स ज्यादा रहेगा। क्यों रहेगा देखिए बात को समझिए। तो इसमें जो करंट जा रहा है सारा करंट को इसको बियर करना है। अगर मान लीजिए इसमें ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, मान लीजिए ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो गया, तो ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो शंट फील्ड को तो आपको सप्लाई अभी कम हो गया। तो शंट फील्ड अगर सफिशिएंटली मैग्नेटाइज जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा तो मोटर का स्पीड पे डिस्टर्बेंस होगा। मैं आपको आगे समझाऊंगा इसके बारे में कि स्पीड के साथ कैसे डिस्टर्बेंस मोटर का होता है। तो इतना समझिए अभी। तो ये एनवीसी कॉइल ऐसे बनता है ताकि शंट फील्ड का फुल अमाउंट का करंट को विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, दैट मीन्स ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप नहीं करते हुए उसको अलाउ करे। और इसका मेन काम यही हुआ, ज़्यादा टर्न्स इसीलिए किया क्योंकि इसका अंदर जब करंट पास करेगा इसका एम्पियर टर्न पावर बढ़ेगा। एम्पियर टर्न बढ़ने से इसका मैग्नेटिक क्षमता बढ़ जाएगा और मैग्नेटिक क्षमता बढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जानते हैं इसका काम है इस हैंडल को पकड़ कर रखना। तो हैंडल को पकड़ कर रखने का मतलब हुआ स्प्रिंग टेंशन चाहता है इसको इस यहाँ पर मैंने ऑफ मोड पे रखने के लिए। तो स्प्रिंग टेंशन जितना इसका ऊपर आ रहा है उससे ज्यादा माने फोर्स इसका अंदर क्रिएट होना चाहिए ताकि स्प्रिंग का फोर्स को कैंसिल कर दे और मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करके जस्ट एक आयरन पीस जैसे लगा के रख दे। तो जब मोटर चल रहा है तो आप ध्यान से देखिए हैंडल यहां पे है, अभी इस परिस्थिति में पावर चला गया। पावर चला गया तो ये हैंडल क्या करेगा, एनवीसी तो डीमैग्नेट हो जाएगा। एनवीसी डीमैग्नेट अगर हो गया तो ये हैंडल क्या होगा, ऑटोमेटिकली फिर आके इस पोजीशन में रुक जाएगा। क्यों, स्प्रिंग टेंशन इसका ऊपर भारी हो जाएगा, मैग्नेटिक पावर अभी जीरो बन गया। क्यों, पावर सप्लाई फेलियर हो गया। तो अब मैं आपको इस पॉइंट में समझाना चाहता हूं, एनवीसी अगर नहीं होता तो ये हैंडल तो अभी बैक तो स्प्रिंग टेंशन के जरिए में तो बैक कर रहा है। अगर ये स्प्रिंग टेंशन नहीं रहेगा और एनवीसी नहीं रहेगा, देखिए स्प्रिंग टेंशन मैंने किस लिए दिया, हैंडल को हमेशा ऑफ मोड में रखने के लिए। और एनवीसी कॉइल पर मैग्नेटिज्म क्यों कर रहे हैं, स्प्रिंग टेंशन दिया गया है इसलिए हैंडल को इधर लगा के रखना पड़ेगा। तो ये मैग्नेट इसमें काम करता है। लेकिन जब पावर चला जाता है, मान लीजिए ये डीमैग्नेट नहीं हुआ तो ये हैंडल तो बैक तो नहीं कर सकता है। और उस परिस्थिति में मान लीजिए हैंडल अभी इसी पोजीशन पे है, मान लीजिए इसी पोजीशन पे है और पावर सप्लाई चला गया और तुरंत फिर रिस्टोर हो गया, फिर पावर आ गया। उसका मतलब देखिए हैंडल अगर इस पोजीशन पे रहेगा उसका मतलब वही तो परिस्थिति फिर हो गया, स्टार्टिंग रजिस्टर तो सर्किट में नहीं है। तो इस परिस्थिति में क्या होगा, मोटर फिर इसका आर्मेचर फायर हो जाएगा, फिर हाई करंट हो जाएगा, सारा परिस्थिति जैसे मैं समझाया था वही बन जाएगा। तो एनवीसी का काम होल्डिंग कॉइल होल्ड तो करता है, ये हैंडल को तो होल्ड करता है, ये तो सही है। लेकिन जब पावर सप्लाई चला जाता है इस हैंडल को ऑफ मोड में लाने के लिए ये लॉजिक ये प्रोवाइड करता है। पावर जब है तब हैंडल को इसमें ये होल्ड करके रखेगा, पावर चला गया तो हैंडल फिर ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाना चाहिए। क्यों आ जाना चाहिए, जब मोटर एक बार बंद हो गया बैक ईएमएफ तो जीरो हो गया, उस परिस्थिति में जब हम स्टार्ट करेंगे
फिर उसी स्टार्टिंग रजिस्टर की थ्रो में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे जाके पहुंचना है, फिर होल्डिंग करेगा ये कॉइल और ये लीवर जाके इसी पे रुक जाएगा और ये मैग्नेटिक पावर इसको अभी पकड़ लेगा। तो बात को अच्छा से और एक बार हम थोड़ा सा बता देते हैं। तो एनवीसी कॉइल पहला काम तो क्या किया, हैंडल को होल्ड करके रखा ताकि मोटर को कंटिन्यू सप्लाई दिया, ऑपरेटर को हैंडल पकड़ के रखे खड़ा होना जरूरत नहीं है। दूसरा चीज क्या हुआ, पावर सप्लाई जब चला जाता है हैंडल को डीमैग्नेटाइज एनवीसी हो गया तो हैंडल ऑटोमेटिकली स्प्रिंग टेंशन के द्वारा खड़ा है तो ऑटोमेटिकली वो बैक आ जाएगा। बैक नहीं आएगा तो क्या प्रॉब्लम हुआ अभी, तो अगर पावर सप्लाई फिर रिस्टोर हो गया तो ये दिक्कत हो जाएगा, फिर आर्मेचर को स्टार्टिंग में स्टार्टिंग रजिस्टर नहीं मिलेगा, इसका अंदर बैक एमएफ भी नहीं है और हाई करंट लेके आर्मेचर फिर फायर हो जाएगा। ये हो गया आपका सेकंड चीज आपका एनवीसी का। और एक काम मैंने आपको बता दिया कि पावर सप्लाई जब चला जाता है हैंडल ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाना चाहिए ताकि जब रिस्टोर करे फिर हमने रेजिस्टेंस के थ्रू में फिर स्टार्टिंग रजिस्टर को लोड करते हुए फिर मोटर सर्किट को हम सेफली ऑपरेट कर सकते हैं। तीसरा काम मैं थोड़ा आपको हिंट्स देता हूं, लेकिन जब मैं इस 3 पॉइंट स्टार्टर का ड्रॉबैक्स ये क्यों फेलियर, किस परिस्थिति में फेलियर हो रहा है, किस परिस्थिति को देखते हुए जब समझाऊंगा उस पॉइंट में मैं ये हिंट्स को क्लैरिटी में लाऊंगा आपको। लेकिन अब देखिए, ध्यान रखिए, किसी भी कंडीशन में मोटर चलते टाइम ये साउंड फील्ड अगर ओपन हो गया, किसी कारण से अगर साउंड फील्ड ओपन हो गया, कैसे ओपन होगा, मान लीजिए इस पॉइंट से खुल गया, वाइंडिंग कट गया या किसी भी परिस्थिति में साउंड फील्ड को पावर सप्लाई नहीं मिला, मान लीजिए इस परिस्थिति को हम कहते हैं साउंड फील्ड ओपन। दैट मीन्स आर्मेचर को पावर सप्लाई जा रहा है। हमारा तो रूल ऐसा होना चाहिए, जैसे ही पावर सप्लाई हम इस एक पॉइंट को टच करेंगे, एक नंबर पॉइंट को, आर्मेचर को भी मिलना चाहिए, साउंड फील्ड को भी मिलना चाहिए, साइमल्टेनियसली होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि साउंड फील्ड को ना मिले। साउंड फील्ड को अगर नहीं मिलेगा, मैं आपको आगे जस्ट हिंट्स दिया, अभी दे रहा हूं, आगे इसको क्लैरिटी में लाऊंगा मैं आपको। अगर साउंड फील्ड ओपन हो गया, इस परिस्थिति में ये मोटर एक डेंजर स्पीड को पकड़ लेगा। इतना डेंजर स्पीड, टेरिबल स्पीड इतना हो जाएगा कि ये मोटर जरूरत पड़े तो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इसमें रिस्क क्रिएट होगा। तो ध्यान रहे, कभी कभी ये इंटरव्यू में भी आप लोगों को पूछा जाता है कि व्हाट विल हैपन इफ ए रनिंग डीसी शंट मोटर, इफ द डीसी शंट फील्ड इज ओपनड देन व्हाट विल हैपन, ऐसे पूछा जाता है। तो बहुत स्टूडेंट्स ऐसे आंसर कर देते हैं कि मोटर नहीं चलेगा। ऐसे नहीं, क्योंकि नॉर्मली हम जानते हैं अगर कोई ओपन हो गया तो नहीं चलेगा, लेकिन ध्यान रहे, इसका रिलेशन मैं आपको आगे समझाऊंगा। साउंड फील्ड अगर ओपन हो गया तो ये मोटर इतना हाई स्पीड हो जाएगा, ये कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो साउंड फील्ड में सप्लाई है, इसका मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो ये आर्मेचर एक कंट्रोल में चलेगा, एक कंट्रोल टॉर्क में चलेगा, एक कंट्रोल स्पीड में चलेगा। लेकिन ये साउंड फील्ड अगर ओपन हो जा रहा है तो ध्यान दीजिए, एनवीसी इसी पोजीशन में आपको हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, अगर ये ओपन हो गया तो ये दोनों सीरीज में है। अगर ये ओपन हो गया, आप जानते हैं सीरीज सर्किट में कहीं एक लोड सर्किट अगर ब्रेक हो जाता है, एंटायर सर्किट काम नहीं करता है। तो ये अगर ब्रेक हो गया तो इस शंट फील्ड को अगर करंट नहीं आया किसी परिस्थिति से, तो मैंने क्या बोला अभी, आर्मेचर अभी बैक कंट्रोल हो जाएगा, इसका स्पीड टॉर्क कंट्रोल में नहीं रहेगा, इतना फ्यूरियस हो जाएगा, स्पीड में बढ़ जाएगा कि ये एक एक्सीडेंट हाजार्ड भी क्रिएट कर सकता है। तो ध्यान से देखिए, जब इसमें करंट आना किसी कारण से बंद हुआ, दैट मीन शंट फील्ड जब ओपन होने लगा तो इसका अंदर भी करंट नहीं आएगा। तो इसका अंदर करंट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में था। इसका अंदर अगर करंट नहीं आएगा तो ये हैंडल क्या होगा, ये डीमैग्नेट हो गया। इसका अंदर करंट नहीं मतलब डीमैग्नेट, डीमैग्नेट मतलब हैंडल क्या करेगा, फिर ऑटोमेटिकली आके आपका रेस्ट पोजीशन में पहुंच जाएगा। तो मैं इस थर्ड पॉइंट को और आगे बढ़िया से समझा दूंगा आपको, आप ध्यान से जुड़े रहिए मेरे साथ। अब एनवीसी का काम बता दिया मैंने, 3 काम किया। पहले काम क्या किया, हैंडल को होल्ड करके रखा। दूसरा काम क्या किया, पावर सप्लाई अगर चला जा रहा है तो हैंडल फिर रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है। अगर नहीं आएगा तो आपको क्या होगा, अगेन फिर पावर आ गया, फिर मोटर डायरेक्टली फुल वोल्टेज को लेके चलने लगेगा, तो उस परिस्थिति फिर आ जाएगा, आर्मेचर फिर फायर हो जाएगा। तो इसी परिस्थिति को हमको मिनिमाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं एनवीसी के थ्रू में। अगर पावर सप्लाई चला गया, फिर भी पावर सप्लाई आता है, तो ये मोटर नहीं चलना चाहिए। अगर कैसे चलेगा, तो स्टार्टिंग रजिस्टर को फिर स्टार्टिंग से ऐड करना आपको पड़ेगा। तो एनवीसी होल्ड जैसे किया तो पावर सप्लाई जब चला जाता है उसी प्रकार से फिर डीमैग्नेट होकर हैंडल को छोड़ देता है, और जैसे ही पावर सप्लाई रिस्टोर कर लेता है फिर हम हैंडल को दोबारा जैसे स्टार्ट किए थे पहले से उसी प्रकार करना। उसका मतलब जब भी मोटर को स्टॉप से स्टार्ट करना है, ध्यान रहे स्टूडेंट्स, जब भी मोटर को स्टॉप से स्टार्ट करना है
विदाउट स्टार्टिंग रजिस्टर हम स्टार्ट नहीं करेंगे। इस परिस्थिति में भी यह समझना चाहिए, 1 नंबर स्टड को टच किए हैं तुरंत 6 नंबर को नहीं ले जाना है। उसका मतलब क्या हुआ, 1 नंबर से 6 नंबर तुरंत ले गया तो स्टार्टिंग रजिस्टर तो फंक्शन ही नहीं कर पाया। उससे पहले बैक ईएमएफ सफिशिएंट नहीं बना जो कि स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल कर सकता है, उससे पहले आप ले आया। इसीलिए मैंने आपको कहा 1 नंबर से 6 नंबर पॉइंट को ऑपरेटर कैसे लेगा, ग्रेजुअली, धीरे धीरे बढ़ते जाना चाहिए। कैसे बढ़ते जाना चाहिए, जैसे आप धीरे धीरे बढ़ेंगे इसका स्पीड भी थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते लगेगा और उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना, 6 नंबर पर जाकर पहुंचेंगे धीरे धीरे करके। तो एनबीसी कॉइल अभी सेकंड काम कैसे किया, पावर सप्लाई चला गया तो हैंडल को रिटर्न बैक कर देता है। थर्ड पॉइंट मैंने क्या बोला, अगर शॉर्ट फील्ड को किसी भी परिस्थिति में करंट आना बंद हो गया, किसी भी परिस्थिति, मान लीजिए शॉर्ट फील्ड का वाइंडिंग कट गया या एफ वाला पॉइंट से खोल गया या एनबीसी का इस पॉइंट से खोल गया या 1 नंबर से पावर सप्लाई इसको नहीं मिल रहा है, सिर्फ आर्मेचर को जा रहा है सप्लाई, इस परिस्थिति में क्या होता है, टेरिबल स्पीड ये पकड़ लेता है, फ्यूरियस स्पीड हो जाता है, डेंजरियस हो जाता है। इस परिस्थिति को भी कंट्रोल कैसे करता है, एनबीसी शॉर्ट फील्ड के अंदर करंट नहीं जा पा रहा है, उसका मतलब दोनों सीरीज में है तो इसमें भी सप्लाई नहीं आएगा, तो ये हैंडल क्या करेगा, ऐसे ही डीमैग्नेट जैसे बनेगा, हैंडल स्प्रिंग टेंशन के द्वारा फिर रिटर्न बैक हो जाएगा। तो ये हो गया स्टार्टर के अंदर एक सेफ्टी डिवाइस का फंक्शन, होल्डिंग कॉइल के बारे में या एनवीसी कॉइल के बारे में मैंने बता दिया। दूसरा कॉइल अभी है आपका OLRC, ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो थोड़ा थ्योरी वाला स्क्रीन डिस्प्ले पे आते हैं। देखिए ओवरलोड रिलीज कॉइल कौन सा काम करता है। ओवरलोड रिलीज कॉइल का काम यही है, व्हेन द मोटर बिकम्स ओवरलोडेड और डेवलप्स ए फॉल्ट कॉजिंग द मोटर टू टेक एन एक्सेसिव करंट। इसका मतलब होता है किसी भी कारण से, मान लीजिए मोटर ओवरलोड आपने कर दिया, अभी मोटर का अभी मान लीजिए 2 HP का मोटर है, आपने 3, 4, 5 HP का मैकेनिकल लोड उसका शाफ्ट पे थ्रोन अप किए हैं। उसका मतलब मोटर जितना HP का कैपेसिटी है उससे ज़्यादा मैकेनिकल लोड देकर आप उसको ओवरलोड कर दिया। तो ओवरलोड जब हो जाता है, मोटर तो एक डेड एसेट है ना, ये तो एक लाइव एसेट नहीं है ना, हम लोग का जैसे बुद्धि शुद्धि उसका तो नहीं होता है। तो वो क्या करता है, आप जैसे कमांड देंगे वो वैसा चलेगा। तो मोटर को जब हम सप्लाई देते हैं तो वो ऑटोमेटिकल तो काम करने लगेगा। अगर उसका ऊपर आपने ज़्यादा लोड दे दिया तो मोटर क्या करता है, उतना लोड को लेके वो मैकेनिकल टॉर्क डेवलप करने के लिए जो कोशिश करता है, उस परिस्थिति में मोटर क्या करता है, अपने कैपेसिटी से ज़्यादा करंट ड्रॉ करने के लिए सोर्स ऑफ सप्लाई को डिमांड करता है। और सोर्स ऑफ सप्लाई से जब लोड करंट ज़्यादा बढ़ के आता है तो आर्मेचर तो उतना करंट को बियर करने के लिए तो नहीं बनाया गया है ना। तो उस परिस्थिति में क्या हुआ, जो ओवरलोडेड हुआ, ओवरलोड का मतलब हुआ माने आर्मेचर को ज़्यादा करंट अभी जा रहा है। तो आर्मेचर को ज्यादा करंट क्यों किया, आर्मेचर ही तो रोटर बनता है, वही तो शाफ्ट बना है बाहर, उसी का ऊपर ना हमने मैकेनिकल लोड देने के लिए पुली बेल्ट सारा अरेंजमेंट तो उसी आर्मेचर का रोटर शाफ्ट का ऊपर किया गया है। तो ओवरलोड जब होता है उसका मतलब, ओवरलोड का मतलब यही होता है, मोटर अपना कैपेसिटी से ज्यादा काम करने के लिए हमने मैकेनिकल लोड उसको डाल दिया है। तो ये परिस्थिति हुआ आपका ओवरलोड में। और क्या करता है, डेवलप्स ए फॉल्ट कॉजिंग द मोटर टू टेक एन एक्सेसिव करंट। तो ओवरलोड रिलीज कॉइल का मेन काम यही है। आप लोग देखा होगा स्टूडेंट्स, अपना घर में जो मिक्सर ग्राइंडर होता है, मिक्सी जो होता है घर में, आप लोग कुछ भी जो आप ग्राइंड करते हैं, अब देखा होगा जब आपने ग्राइंड करते टाइम मान लीजिए उसमें थोड़ा पानी का परिमाण कम हो गया तो वो ज़्यादा लिक्विड बनने के जगह में अगर ज़्यादा सॉलिड हो गया तो उसका अंदर का जो ब्लेड जो चलता है वो थोड़ा अभी टाइट होकर चलने लगेगा। इस परिस्थिति में क्या होगा, उस मोटर का माने उस मिक्सर ग्राइंडर का जो मोटर आर्मेचर है उसका अंदर अभी करंट बढ़ने लगेगा। अगर करंट बढ़ने लगेगा तो उसका आर्मेचर फायर हो जाएगा। उसको बचाने के लिए सभी मिक्सर ग्राइंडर का नीचे एक थर्मल ओवरलोड रिले लगाया जाता है। थर्मल ओवरलोड रिले, थर्मल मतलब टेम्परेचर सेंसिटिव है, तो वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो जितना करंट, सिंपल सा बात है, आप लोग जो ऑटोमेटिक आयरन अपना घर में आप करते हैं, ऑटोमेटिक आयरन से आप लोग जो सेट करते हैं नॉब को, वो देखते हैं आप टिक टक एक आवाज़ करता रहता है उसमें, क्योंकि जो कट ऑफ होता है वो आवाज़ कट ऑफ से आता है, फिर जब कट इन हो जाता है फिर वो आवाज़ क्रिएट होता है। तो उसका मतलब हुआ कि ये थर्मल सेंसिंग करके काम करता है। तो जो मिक्सर ग्राइंडर का नीचे आपको ओवरलोड रिले दिया गया है वो थर्मल टाइप का है, लेकिन हम अभी जो पढ़ेंगे इसमें ये ओवरलोड रिले मैग्नेटिक टाइप का है। तो ओवरलोड रिले का काम है, ये एक लॉजिकल सर्किट, अगर डेफिनाइट अमाउंट ऑफ सेफ्टी वैल्यू ऑफ करंट उससे अगर ज़्यादा जाने लगेगा
तो ये लॉजिकल सर्किट क्या करेगा, मेन माने सप्लाई से वो डिवाइस को आइसोलेट कर देगा। तो देखिए, तो ओवरलोड रिलीज कॉइल हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम यही समझा रहे हैं आपको कि ये ओवरलोड रिले किसी भी परिस्थिति से, मान लीजिए ओवरलोडेड हो गया मोटर, कैसे ओवरलोडेड हो गया, जितना एचपी का मोटर उससे ज्यादा लोड आप थ्रोन अप कर दिए, ताकि 5 एचपी का मोटर लगाने में जितना काम होना चाहिए 2 एचपी का मोटर लगाए हैं और 5 एचपी का मैकेनिकल लोड डाल दे रहे हैं, तो ये तो ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा इस परिस्थिति में। तो इतना करंट चला जाएगा तो आर्मेचर को सेव करना पड़ेगा, नहीं तो आर्मेचर तो अभी फायर हो जाएगा, खराब हो जाएगा आपका आर्मेचर। दूसरा चीज तो और कैसे होता है, माने कोई फॉल्ट हो गया मोटर में, उसके उसी टाइम में भी एक्सेसिव करंट जाता है। तो फॉल्ट क्या होता है, बहुत प्रकार का फॉल्ट होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, किसी भी इलेक्ट्रिकल आइटम का बॉडी अर्थिंग होता है, आप जानते हैं, और अर्थिंग जब हो जाता है तो सेफ्टी के लिए किया जाता है। दूसरा चीज, मान लीजिए मोटर ज्यादा पुराना हो गया और उसका अंदर का वाइंडिंग का इंसुलेशन अभी डैमेज होने के लिए जा रहा है, और किसी भी कारण से अंदर क्या गया, वाइंडिंग बॉडी को अभी टच कर रहा है इंसुलेशन वीक होने के कारण। इस परिस्थिति में क्या होगा, अगर इंसुलेशन ज़्यादा डैमेज हो गया होगा तो अंदर का वाइंडिंग अभी बॉडी पे सटने के कारण, बॉडी तो अर्थ हुआ है, तो अभी क्या होगा, वाइंडिंग पे जाने वाला करंट अभी बॉडी के थ्रो में, अर्थिंग के थ्रो में अभी मिट्टी पे जाने के लिए वो रेडी हो जाएगा। और ये परिस्थिति कभी कभी आपको बचाता तो है, सही है, लेकिन डेड शॉर्ट सर्किट भी कर देता है। तो ये जो डेड शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, इतना हाई करंट फ्लो करता है ताकि वो सर्किट को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो मैं जैसे अभी आपको बोला कि अभी फॉल्ट कॉजिंग द मोटर टू टेक एन एक्सेसिव करंट, किसी भी प्रकार का फॉल्ट, तो आप इतना स्टूडेंट्स इसमें जानना पड़ेगा कि ओवरलोड रिलीज कॉइल का मेन काम है मोटर का आर्मेचर को ज्यादा जाने वाला करंट, जो कि आर्मेचर बियर नहीं कर पाएगा, वो आर्मेचर उतना करंट के लिए नहीं बनाया गया है। दूसरा स्थिति यही है, आर्मेचर को समझना पड़ेगा कि ये किस परिस्थिति में आवश्यकता से ज्यादा करंट लेगा। पहला बात है ओवरलोड, जो कि डायरेक्टली आपने लोड कर दिया उसको कैपेसिटी से अधिक। दूसरा चीज है मोटर का अंदर कहीं पे मान लीजिए कोई फॉल्ट हुआ, तो मैं एक फॉल्ट के बारे में अभी बताया, वाइंडिंग बॉडी को शॉर्ट कर रहा है या आर्मेचर शॉर्ट हो गया है, और भी बहुत प्रकार का फॉल्ट के बारे में होगा, तो ज्यादा लेंथी हो जाएगा वीडियो अभी। तो हमको मेन 3 पॉइंट स्टार्टर को समझना है, तो थोड़ा हम इसी पॉइंट में जाते हैं। अगर मौका मिलता है, टाइम मिलता है, आप लोग का रिक्वेस्ट को देखते हुए जिस परिस्थिति में आप चाहते हैं उसी प्रकार का थ्योरी हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो अभी देखिए, ओवरलोड रिलीज कॉइल का काम मेन हो गया अभी। ओवरलोड और किसी भी फॉल्ट के कारण से अगर एक्सेस करंट होता है तो ओवरलोड रिलीज कॉइल एक्टिव हो जाता है। और ये कैसे काम करता है मैं सर्किट में दिखाता हूं। फॉर दिस पर्पज वी यूज ओवरलोड रिलीज कॉइल एज ए सेफ्टी डिवाइस। इट्स फंक्शन इज टू डीमैग्नेटाइज द नो वोल्ट रिलीज कॉइल। ध्यान से देखिए, वही एनवीसी कॉइल ही मेन काम करता है सारा जगह में। ये OLRC ऐसा काम करेगा, इसी प्रकार मैंने ऐसे इसको बनाया गया है और उसको ऐसे करके सेट मैंने किया गया है आपका सर्किट का ऊपर, कि ओवरलोड रिलीज कॉइल का भी काम है एनवीसी कॉइल को डीमैग्नेट कर देना। तो कैसे करेगा मैं आपको समझाता हूं आपको। इट्स फंक्शन इज टू डीमैग्नेटाइज द नो वोल्ट रिलीज कॉइल इन द केस ऑफ फॉल्ट or overload of the machine. It consists of few turns of thick wire and is connected in series to the armature. देखिए, माने जैसे मैंने आपको बताया था एनवीसी कॉइल का, ये कभी कभी क्वेश्चन में भी आता है, एनवीसी कॉइल का माने कंस्ट्रक्शन थिन वायर मोर टर्न एनवीसी का, और OLRC का ओवरलोड रिलीज कॉइल का जस्ट ऑपोजिट बताएंगे। वहां बताए थे थिन वायर, यहां बताएंगे थिक वायर। वहां बताए थे मोर टर्न, यहां बताएंगे फ्यू टर्न्स। इसको ध्यान रखिएगा, एक को याद रखेगा तो दूसरा याद अपने आप रहेगा आपका। तो एनवीसी थिन वायर मोर टर्न, और एनवीसी शंट फील्ड के साथ सीरीज में रहता है। OLRC थिक वायर फ्यू टर्न्स का बनता है और आर्मेचर के साथ सीरीज में रहता है। तो आर्मेचर के साथ सीरीज में रहने के कारण अगर हमने ज्यादा टर्न्स और थिन वायर कर देंगे तो वो क्या करेगा, आर्मेचर को जाने वाला वोल्टेज को रोक देगा, तो वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम ऐसे किए हैं कि इसको फ्यू टर्न और थिक वायर, ताकि आर्मेचर को जाने वाला वोल्टेज में कोई वेरिएशन फ्लक्चुएशन ना करे, और जिस पर्पज के लिए हमें यूज किए हैं उतना ही काम करेंगे, आर्मेचर को ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप इसके थ्रू में नहीं कराएंगे। इट कंसिस्ट ऑफ फ्यू टर्न्स ऑफ थिक वायर एंड इज कनेक्टेड इन सीरीज टू द आर्मेचर। दिस कॉइल विल ओनली बी सफिशिएंटली मैग्नेटाइज्ड। ध्यान रहे, ये भी मैग्नेटाइज्ड होगा,
होगा, जैसे एनबीसी मैग्नेटाइज्ड हुआ ये मैग्नेटाइज्ड होगा, लेकिन क्या लिखता है सफिशिएंटली मैग्नेटाइज्ड, दैट मींस ये कंडीशन, एक कंडीशन को देखते हुए ये मैग्नेट बनेगा। तो दिस कॉइल will only be sufficiently magnetized when excessive current flows through the armature due to overload और सम फॉल्ट। जैसे मैंने एनवीसी कॉइल को आपको बताया कि ये मैग्नेट हो जाते हैं, इसका पर्पज हैंडल को लॉक करके रखना। तो मैंने क्या बताया, तो एक मैग्नेट का, इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा कब होता है, जब उसका एम्पियर टर्न्स कैपेसिटी ज्यादा होता है। तो आपको मैंने बताया एनवीसी कॉइल में थिन वायर और मोर टर्न इसीलिए यूज किए हैं ताकि हैंडल को जो स्प्रिंग टेंशन से रखा गया है उस स्प्रिंग टेंशन से उस मैग्नेट का ताकत ज्यादा बने। तो कैसे ज्यादा बनेगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को नंबर ऑफ टर्न्स को हमने बढ़ा के रखे हैं, मतलब एनवीसी में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाया गया है ताकि ज्यादा मैग्नेट बने। लेकिन ध्यान रहे OLRC फ्यू टर्न्स का बना हुआ है, तो इसीलिए लिखता है कि दिस कॉइल विल ओनली बी सफिशिएंटली मैग्नेटाइज्ड। ये कॉइल कब सफिशिएंटली मैग्नेटाइज्ड होगा, जब एक्सेसिव करंट फ्लोज थ्रू द आर्मेचर। मतलब एनवीसी कॉइल में जैसे करंट जाता है वो तो फिक्स, क्योंकि साउंड फील्ड तो पैरेलल में कनेक्शन हुआ है, तो साउंड फील्ड का करंट के हिसाब से एनवीसी मैग्नेट बनता है। लेकिन उसी परिस्थिति में आर्मेचर में भी जाने वाला करंट OLRC दे के पास करेगा। मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, उस चीज को समझा दूंगा आपको, लेकिन थोड़ा थ्योरी को समझिए। थ्योरी को अच्छा से समझेंगे तो किसी भी परिस्थिति को आप समाधान कर सकते हैं। हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है, कॉपी पेस्ट के हिसाब से पढ़ेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा, ऐसा परिस्थिति आएगा क्रिटिकल कंडीशन, फॉल्ट को हम सुधार नहीं पाएंगे, नहीं कर पाएंगे हम। मैं चाहता हूं आप सारा परिस्थिति में कैसे उभर के बाहर आ जाए और सारा समस्या कैसे समाधान कर पाए, तो ये कंसेप्ट जानना जरूरी है। तो सफिशिएंटली मैग्नेटाइज्ड ओवरलोड रिलीज कॉइल तब होगा जब एक्सेसिव करंट फ्लोज थ्रू द आर्मेचर ड्यू टू ओवरलोड और सम फॉल्ट। मतलब छोटा मोटा करंट थोड़ा वेरिएशन हुआ आगे पीछे, अगर उतना में ट्रिप कर जाएगा, बिना फॉल्ट में ट्रिप कर जाएगा, तब तो मुश्किल है, मोटर तो चलेगा नहीं ऐसे में। तो ओवरलोड रिलीज कॉइल का कंडीशन यही है जब मोटर का आर्मेचर, ध्यान रहे एनवीसी कॉइल का मैग्नेटिज्म डिपेंड करता है साउंड फील्ड का करंट का ऊपर, उसी प्रकार ओवरलोड रिलीज कॉइल का मैग्नेटिज्म डिपेंड करता है आर्मेचर का अंदर जाने वाला करंट का ऊपर। अगर आर्मेचर का अंदर जाने वाला करंट फॉल्ट मोड में आ गया, तो फॉल्ट मोड मतलब आर्मेचर को जितना करंट जाना चाहिए उससे ज्यादा जाने लगेगा। केस में कौन सा परिस्थिति में जाएगा, आइदर ओवरलोड होगा, मैं बता दें ओवरलोड कैसे होता है, डायरेक्टली अपने मैकेनिकल लोड थ्रो डाउन कर देते हैं, और सम फॉल्ट, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल अंदर शॉर्ट सर्किट हो रहा है, कहीं पे कुछ माने आर्मेचर शॉर्ट हो गया, ऐसा परिस्थिति में अगर ज्यादा करंट जाएगा तो शॉर्ट सर्किट करंट तो बहुत हाई होता है, आप जानते हैं। तो उस परिस्थिति में ये ओवरलोड रिलीज कॉइल एक्टिवेट हो जाएगा, काम करने लगेगा। और ये ओवरलोड रिलीज कॉइल फिर कैसे काम करता है, इट्स फंक्शन इज टू डीमैग्नेटाइज द नो वोल्ट रिलीज कॉइल। देखिए एनवीसी, नो वोल्ट रिलीज कॉइल मतलब एनवीसी के बारे में बता रहा हूं। ये ओवरलोड रिलीज कॉइल भी ऐसा कंडीशन में फिट कर मैंने किया गया है सर्किट पे ताकि वो एनवीसी कॉइल को फिर सप्लाई डीमैग्नेटाइज, मैंने सप्लाई कट ऑफ कर दे और एनवीसी डीमैग्नेटाइज बन जाए। तो देखिए now the coil attracts the tripping plunger which is short circuited the terminal of the no volt coil. The no volt release coil will be demagnetized and release the starting handle which will come to the off position at once due to the spring tension. Thus the motor stops. तो आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको इसको क्लैरिटी में देता हूं। आपको देखिए स्क्रीन पे आ जाइए अभी। तो मैंने आपको एनवीसी के बारे में तो पूरा समझा दिया, अब OLRC कैसे काम करता है देखिए। जब एक मैंने सप्लाई हैंडल हम एक नंबर पे टच करेंगे तो ये सर्किट, अभी आर्मेचर का सर्किट क्लोज हुआ और ये साउंड फील्ड का सर्किट भी क्लोज होगा जब एक नंबर को हम टच करेंगे। तो यहाँ पे जो डायरेक्टली तार गया है एनवीसी, वो साउंड फील्ड को मैग्नेट करेगा, वो अपना काम चालू कर देगा। और एक नंबर पे जैसे हम टच करेंगे तो ये OLRC के थ्रू में जो करंट जा रहा है वो साउंड फील्ड और आर्मेचर दोनों का करंट को ये OLRC के थ्रू में जा रहा है। देखिए अगर एक नंबर को ये हैंडल टच करेगा तो मेन सप्लाई तो आके L में है, L आके OLRC में है, OLRC आके हैंडल में लगा हुआ है। तो हैंडल जिसको टच करेगा
जिसको सप्लाई देगा हैंडल आपको, तो उसी जगह पे क्या होगा, आपका ये आर्मेचर और शंट फील्ड दोनों का करंट इसी OLRC दे के जा रहा है। तो किसी में भी फॉल्ट हुआ, आइदर शंट फील्ड शॉर्ट हो गया, आर्मेचर फील्ड शॉर्ट हो गया, किसी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ, डायरेक्टली ओवरलोड हुआ, जो भी आर्मेचर डिमांड करेगा करंट, सारा करंट इसके थ्रू में जाएगा। तो ये क्या करेगा, इसका नीचे देखिए एक लीवर आप देख रहे हैं, एक लीवर, ये लीवर क्या होगा, ये मैग्नेटिक सर्किट इफेक्ट पर काम करेगा। जैसे मैं एनवीसी को बताया हैंडल लॉक करता है, तो ये जो मैंने मैग्नेटिक कोर आप देख रहे हैं उसका ऊपर हमने क्या किया, फ्यू टर्न्स थिक वायर को मैंने वाइंड करके रखा है। तो जब इस हैंडल को मैंने एक नंबर लेके टच किया, आर्मेचर को सर्किट कंप्लीट किया, करंट जाने लगेगा, और ये आर्मेचर के साथ सीरीज में है, तो ये सीरीज में है तो लोड सर्किट के साथ सीरीज में है, तो जितना करंट जाएगा सब OLRC देके जाएगा। तो OLRC में जब नॉर्मल करंट मोटर के लिए जा रहा है, उस टाइम में OLRC कुछ भी फंक्शन नहीं करता है, तो सिर्फ उसका अंदर माने करंट पास करके आगे जाता है। ये मैग्नेट होता है, ऐसा नहीं कि मैग्नेट नहीं होता है, लेकिन उतना मैग्नेट सफिशिएंट नहीं उसका नीचे दिया गया लीवर को अपना तरफ खींच लेगा। जैसे इस एनवीसी कॉइल का काम मैग्नेट बन के इस हैंडल को जैसे टच कर लेता है, उसी प्रकार उतना माने करंट जब इस सर्किट में नॉर्मल करंट पास करेगा, ये नीचे दिया गया लीवर, इसी को हम टेक्निकल नाम प्लंजर कहते हैं। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, प्लंजर कुछ बड़ा चीज नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, ऐसा टेक्निकली नाम प्लंजर इसीलिए कहा गया है, मैग्नेटिक प्रभार से कोई सर्किट को ऑफ ऑन जो हम करते हैं, नॉर्मली कॉन्टैक्टर आप लोग देखते हैं, कॉन्टैक्टर में सप्लाई जैसे एनवीसी को देते हैं, एक क्लोज करता है सर्किट को, तो वो जो मूवेबल जो अरेंजमेंट होता है, ऊपर नीचे आने जाने वाला जो मूवेबल अरेंजमेंट होता है, अभी इसे देखिए, ये लीवर अभी नीचे से ऊपर की तरफ खींचेगा। कैसे खींचेगा, अभी जब ये OLRC मैग्नेट हो जाएगा, सफिशिएंटली मैग्नेट होगा, कब होगा, जब फॉल्ट करंट पास करेगा। तो फॉल्ट करंट पास नहीं कर रहा है, नॉर्मल करंट जा रहा है, तो ये नीचे वाला ये जो प्लंजर को हमने इतना डिस्टेंस पे रखा गया है ताकि इसमें जो नॉर्मल करंट पे जो मैग्नेट बनता है, उतना मैग्नेटिक पावर पे ये लीवर को अट्रैक्ट नहीं कर पाए। इस परिस्थिति को समझना है। ये जो लीवर है इसी को हम प्लंजर कहेंगे। तो ये मैग्नेट होगा तो ये लीवर ऊपर जाएगा, ये मूवेबल लीवर मैग्नेटिक पावर से ऊपर नीचे होगा, तो इस अरेंजमेंट को हम प्लंजर कहते हैं। इसी पार्ट को, नीचे वाले लीवर को ही प्लंजर कहते हैं। प्लंजर का काम है OLRC की तरफ जाके, मैग्नेट जब होगा OLRC की तरफ ये जाके और ऊपर जाके टच करेगा। कैसे टच करेगा, ये मैंने प्लंजर, ये तो मैग्नेटाइजिंग ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑटोमेटिकली OLRC की तरफ बढ़ जाएगा। तो कैसे बढ़ेगा, जब इसका अंदर करंट पास करेगा, तो अभी नॉर्मल मोटर चल रहा है, कोई भी फॉल्ट नहीं है, अगर ये लेके इसको टच कर देगा तो क्या होगा, देखिए ये जो ट्रायंगुलर शेप का जो पॉइंट आप देख रहा है, एनवीसी का जो दो पॉइंट ऊपर नीचे दोनों पॉइंट देखिए, ये ट्रायंगुलर पॉइंट जैसे जो लीवर आप देख रहा है, ये जैसे ही ऊपर ऐसे चढ़ेगा तो ये दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर देगा। अगर ये ऊपर चढ़ने के बाद दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर दिया, आप जानते हैं करंट का एक सेल्फ प्रॉपर्टी है, करंट ऑलवेज फ्लोज इन द इजीएस्ट पाथ, वो कभी क्रिटिकल रेजिस्टेंस के थ्रू में पास नहीं करेगा। जैसे ये लीवर जाके ये दोनों पॉइंट को टच कर देगा, देखिए एनवीसी का कॉइल में जो करंट टच नहीं होने से, ये लीवर टच नहीं होने से पहले ये कॉइल की थ्रो में दे के पास होता था, अब क्या होगा, जब ये लीवर जाके इसमें टच कर देगा तो एनवीसी का दोनों पॉइंट शॉर्ट हो गया, और शॉर्ट होने के बाद आप जानते हैं करंट बाईपास हो जाता है। तो यहाँ पे जो करंट था ये लीवर की थ्रो में ई वाला तार पे सीधा शंट फील्ड पे उतर जाएगा। तो शंट फील्ड को करंट आना तो बंद नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, जैसे ये इसमें टच कर देगा तो एनवीसी को तो सप्लाई अभी नहीं जाएगा, क्योंकि शंट फील्ड को सप्लाई तो ये लीवर जो शॉर्ट कर दिया, इसी का थ्रो में, लीवर की थ्रो में दोनों पॉइंट तो शॉर्ट हो गया, तो ये सप्लाई तो अभी इस लीवर की थ्रो में इस पॉइंट से आगे शॉर्ट होने के बाद तो सीधा चल जाएगा शंट फील्ड में, तो अभी ये एनवीसी क्या होगा, मैग्नेट नहीं हो पाएगा। तो इस परिस्थिति में क्या होगा, हैंडल फिर आके ऑफ मोड में आ जाएगा, और इस परिस्थिति में OLRC अभी मोटर सर्किट को बचा लिया। लेकिन मैं क्या बताया आपको, अगर नॉर्मल करंट मतलब कोई फॉल्ट करंट नहीं जा रहा है, उस परिस्थिति में ये लीवर तो अपना तरफ तो अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस OLRC को हमने सेटिंग करते हैं। तो कैसे सेटिंग करते हैं, इसका डिस्टेंस को हमने बढ़ा के रखते हैं, ताकि अभी डायग्राम में आपको जितना डिस्टेंस में दिख रहा है, मान लीजिए इतना डिस्टेंस को ये मैग्नेट होने के बाद इस प्लंजर को ऊपर तरफ लेगा, अगर 20 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, मान लीजिए अभी ये लीवर
अभी जिस पोजीशन पे है यहां से ऊपर जाने के लिए 20 एम्पियर करंट के द्वारा जितना मैग्नेटिक पावर होगा उतना मैग्नेटिक पावर के लिए ये लीवर ऊपर जा सकता है। अगर इसका डिस्टेंस को मैंने अभी और कम करके रख दिया, जितना है और कम करके रख दिया, और 20 एम्पियर करंट उसमें पास करने से पहले ही ये लीवर अभी ऊपर चल जाएगा, तो मेरा फॉल्ट नहीं होने से पहले भी ये सर्किट को ट्रिप कर देगा। तो इस प्लंजर जो लीवर है इसको ऐसे एडजस्ट करना है, फॉर एग्जांपल मोटर का नॉर्मल करंट 10 एम्पियर, तो हम ऐसे सेट करेंगे 10 एम्पियर तक करंट अगर इसमें जा रहा है लोड सर्किट में, सारा करंट तो OLRC देके जा रहा है, उस 10 एम्पियर करंट के लिए जैसे ये लीवर ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होके एनवीसी को शॉर्ट ना करे, क्योंकि 10 एम्पियर करंट तो सर्किट के लिए नॉर्मल है, मैंने आपको बताया। अगर 10 एम्पियर से ज्यादा जाने लगेगा तो इस OLRC का प्लंजर को हम ऐसे सेट करेंगे, मोटर का आर्मेचर को सेव करना है, मोटर सर्किट को बचाना है, आपको ओवर करंट से बचाना है, तो ये लीवर को हम ऐसे सेट करेंगे कि 10 एम्पियर से अगर ज्यादा जाने लगेगा तो ये लीवर अभी ये OLRC का जो मैग्नेट बनने के बाद जो पावर होगा उतना पावर में ये सफिशिएंटली मैग्नेटाइज होकर लीवर ऊपर तरफ चढ़ जाएगा, और जैसे ऊपर जाएगा ये दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर लेगा। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे थोड़ा OLRC को ध्यान से समझें, ताकि OLRC का काम यही है कि जो करंट सर्किट में जा रहा है अगर वो नॉर्मल करंट है उस पोजीशन पे ये प्लंजर ऊपर जाके शॉर्ट एनवीसी का दोनों पॉइंट को नहीं करना चाहिए। तो नहीं करना चाहिए तो क्या करना है, तो ये लीवर को थोड़ा डिस्टेंस पे रखना है, इसी को तो कहा जाता है ओवरलोड रिले सेटिंग। तो कितना एम्पियर का करंट से ज्यादा होगा तो ये लीवर ऊपर जाएगा। तो ध्यान रहे स्टूडेंट्स, इसी परिस्थिति में इसी प्रकार का स्टार्टर में इस लीवर को इस OLRC वाला जो कोर का जो पॉइंट ऑफ है इससे हम डिस्टेंस सेट करते हैं। जितना डिस्टेंस बढ़ा देंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक पावर चाहिए, उतना ज्यादा मैग्नेट होने के लिए उतना ज्यादा करंट जाना जरूरी है। उतना ज्यादा करंट का मतलब फॉल्ट करंट, तो फॉल्ट करंट जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपने नॉर्मल करंट जा रहा है और डिस्टेंस को बहुत कम करके रख दिए हैं, तो इसी परिस्थिति में भी तो वो ट्रिप कर जाएगा, लेकिन वो जो ट्रिप किया बिना फॉल्ट में ट्रिप कर गया, इसीलिए इस OLRC को सेटिंग करना जरूरी है। तो OLRC का सेटिंग जो मोटर आप लगाएंगे उसका रेटेड करंट का ऊपर डिपेंड करता है, उसको देख के सेट करना है। तो सेट कैसे होता है, डिस्टेंस के हिसाब से मैंने आपको बताया। इस OLRC वाला जो कॉइल है ये प्लंजर को कितना डिस्टेंस पे रखेंगे वो फाइनल करता है और आपका ओवरलोड रिले का प्रोटेक्शन। और ओवरलोड रिले जो प्रोटेक्शन देता है, कैसे प्रोटेक्शन देता है, जब ये शॉर्ट हो जाता है, कैसे शॉर्ट करता है, जैसे प्लंजर ऊपर तरफ चलता है एनवीसी का दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर देता है, और दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर देने में एनवीसी के अंदर करंट नहीं जा पाता है, सीधा शॉर्ट फील्ड को इस लीवर के थ्रू में आ गया और तुरंत ही उसी पोजीशन में क्या होगा, ये डीमैग्नेट हो जाएगा। डीमैग्नेट हो गया तो हैंडल ऑटोमेटिकली फिर आपका ऑफ पोजीशन में आ जाएगा। तो ये हुआ आपका एनवीसी का प्रोटेक्शन, ये हुआ आपका OLRC का प्रोटेक्शन।